हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। जो एसबीआई फंड्स का आईपीओ है, जैसा हमने उम्मीद की थी कि भाई इसकी लिस्टिंग काफी अच्छी हो सकती है, बट वैसी हमें लिस्टिंग नहीं देखने को मिली। जो जीएमबी वगैरह चल रही थी 20% के आसपास, बट जो लिस्टिंग हुई 7 से 8% जैसा ही लिस्टिंग हमें देखने को मिला। मतलब उम्मीद अनुसार लिस्टिंग नहीं हुई। उसके बाद क्या है कि लगातार हमें गिरावट भी देखने को मिली। मतलब जो उसका अलॉटमेंट प्राइस था 574 रुपये शायद था, तो उसके नीचे भी आ गया। आज लगभग देखा जाए, जो फ्राइडे को अगर देखा जाए, तो 572 के आसपास भी आ गया इसका प्राइस। ठीक है, तो लगातार हमें गिरावट भी देखने को मिली। ठीक है, फिर वापस हल्की सी आज रिकवरी भी हुई है, वो अलग बात है। बट ये जो गिरावट लगातार हुई है, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या एग्जिट हो जाए सेल करके? हमें करना क्या चाहिए? काफी लोगों को ये मन में कंफ्यूजन है। तो देखिए, इसके टारगेट वगैरह को लेकर या कोई भी बाय सेल को लेकर मैं आपको बातें नहीं करूंगा। जो डेटाज है वो मैं आपको बता दूंगा, जो इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स है वो सारी चीजें मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके बेसिस पर आप आगे का डिसीजन बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, कोई बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। तो देखिए, जब भी हमने आईपीओ का एनालिसिस किया था, ठीक है, शुरुआत में जब एनालिसिस किया था, तो पॉजिटिव्स नेगेटिव सारी चीजें देखी थी। कंपनी में विशेष ऐसी कोई कमी नजर नहीं आई, सारी चीजें अच्छी नजर आ रही थी। एंकर लिस्ट अच्छी आई थी, क्यूआईबीस की तरफ से भी आखिरी दिन बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। ओवरऑल सारी चीजें अच्छी थी। ठीक है, तो सारी चीजें अच्छी थी, तो कम में क्यों लिस्ट हुआ? और लिस्ट हुआ कम में, वो तो अलग चीज है। फिर गिरावट क्यों हुई? लोगों के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन है कि इतना सब कुछ अच्छा है, फिर भी क्यों गिरावट है। तो देखिए, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला जो वीडियो था, उसके अंदर मैंने चीजें क्लियर की थी कि भाई जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ हो सकता है कि वॉलेटिलिटी रहे, क्योंकि इसका मार्केट कैप बड़ा है। तो वापस जो अभी तेजी आई है, थोड़ा बहुत नीचे भी देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, तो ये मौके बन सकते हैं। मैंने आपको कहा भी था, क्यों कहा था, हो सकता है कि डाउन भी आ सकता है, पॉसिबल है। अब इसका एक बड़ा रीजन है, जो एसबीआई फंड्स कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है, कोई छोटा मार्केट कैप 5-10 हजार करोड़ रुपए का नहीं है। इसका 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का मार्केट कैप है। तो ऑलरेडी ये लार्ज कैप कंपनी है। तो आप सोच रहे हैं कि एकदम से हमारा पैसा एक रात में, एक दिन में डबल हो जाए, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा पॉसिबल कम नजर आता है। ठीक है, इस कारण। और ये चीजें मैंने लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस की थी कि भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, कोई भी चीज आप समझ के चलिए कि जो बड़ा मार्केट कैप होता है वो एकदम से ग्रोथ नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, लोग जनरली क्यों प्रेफर करते हैं, जिनको हाई रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप मिड कैप की ओर जाते हैं, लार्ज कैप को थोड़ा अवॉइड करते हैं। लार्ज कैप में अगर स्टेबल आपका पैसा चाहिए तो वो लार्ज कैप में डालते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी उनका मार्केट कैप जो है लार्ज कैप का बड़ा होता है, तो वहां पैसा नहीं डाल के लोग स्मॉल कैप मिड कैप में डालते हैं, क्योंकि उनकी अभी ग्रोथ बाकी होती है, और जबकि लार्ज कैप कंपनियां ग्रोथ कर चुकी होती है। तो इस कारण उनकी ग्रोथ जो है स्लो होती है। और मिड कैप स्मॉल कैप अभी यहां पर होती है, यहां पर, और लार्ज कैप जो कंपनी है वो यहां पर होती है, ऑलरेडी इस पोजीशन के अंदर है। तो वो आगे तो धीरे धीरे ही चलेगी इस तरह से। और जो मिड कैप स्मॉल कैप का सफर यहां तक है, तो वो क्या है कि हमें इंस्टेंट ग्रोथ देता है। ये चीज हमें संभल कर, मतलब समझ के चलनी है। तो अब ये चीज है कि हमारा टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म का टारगेट हमने बनाया था या लॉन्ग टर्म का टारगेट है, ये भी हमें क्लियर करना जरूरी है माइंड में कि भाई हम इस शेयर को रख किस लिए रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए हमने रखा है? लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो फिर तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये शेयर जो है ये भी लॉन्ग टर्म टाइप का है। तो अब देखिए, शेयर का पूरा एनालिसिस भी कर लेते हैं और वापस थोड़ी बहुत डिटेल्स भी जान लेते हैं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स भी जान लेते हैं। कुछ और भी चीजें आपको सामने आ जाएगी, तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी आपके। देखिए, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ये आईपीओ में अप्लाई किया, आपको आईपीओ मिला या आपने शेयर खरीदा, तो आपको तो मुझे लगता है कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि शेयर ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो वो उनका माइंड सेट होता है कि भाई हमें तो 3-5 साल रखना है, तो क्या चिंता है, पड़ा है। बट जो ट्रेडर्स है, जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने लिया, उनको पता था कि हमें भाई उम्मीद थी कि भी 20% मिल जाएगा, पर वो मिला नहीं। तो उनके लिए थोड़ा तकलीफ दे हो गया कि भाई यार, जो प्रॉफिट हमने सोचा था वो मिला नहीं। पर ट्रेडिंग में अक्सर ऐसा होता है, भाई जरूरी नहीं कि हमें जितना हमने सोचा उतना प्रॉफिट मिले। वैसे अगर आप आईपीओ के साथ ट्रेडिंग भी करते हो, तो मैंने शून्य प्लेटफॉर्म देखा और उसकी एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी। सबसे पहले इसका इंटरफेस काफी क्लीन है और ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी फास्ट है। ट्रेडिंग व्यू फॉरवर्ड चार्ट्स भी मिलते हैं, जिसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ एनालिसिस करना इजी हो जाता है। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी, वो है इसका प्राइसिंग मॉडल। इंट्राडे और एफएनओ के अंदर सिर्फ ₹5 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। कई प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में ये काफी अफोर्डेबल है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आईपीओ अलॉटमेंट के बाद शेयर होल्ड करते हो,
या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इक्विटी डिलीवरी म्यूचुअल फंड पर ब्रोकरेज जो है जीरो है। एक ही ऐप में इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज, करेंसी, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड सब मैनेज हो जाता है। तो अगर आप एक ऑनेस्ट प्राइसिंग वाला ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो एक बार शून्य को आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। अकाउंट ओपन करने और ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है। तो अब चलिए वापस आते हैं एसबीआई फंड्स आईपीओ एनालिसिस पर। तो अब पूरा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए अगर इसके पॉजिटिव्स देखें, देखिए मैं आईपीओ में भी डिस्कस कर चुका हूं, पॉजिटिव भी देख लेते हैं पहले। तो देखिए म्यूचुअल फंड सेक्टर के अंदर टॉप लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर एसबीआई जो फंड्स मैनेजमेंट कंपनी है, और इसका मार्केट शेयर 15% का है। जितने भी म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर सेल होते हैं तो 15% इसके सेल होते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। ईटीएफ के अंदर ये नंबर 1 कंपनी है, लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। फाइनेंशियली कंपनी को देखें तो काफी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन भी अगर देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको बोलते हैं, वो भी 60% के आसपास है लगातार। तो कितना अच्छा बात है, ऐसा कौन सा बिजनेस होता है 60% जैसे मार्जिन निकलते हैं, वो जनरली म्यूचुअल फंड बिजनेस ही होते हैं। और जो एबिटा मार्जिन है, मतलब जो टैक्स वगैरह से पहले का मार्जिन होता है ना, तो वो 90% से ऊपर है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे मतलब जो चीजें वो कम देखने को मिलती है। कंपनी डेट फ्री है, मतलब डेट नहीं, उधारी नहीं है इसके ऊपर, तो क्या चिंता है। आरओई वगैरह देखें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें, सब बढ़िया है। वैल्यूएशंस भी ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा कोई हाई वैल्यूएशंस नहीं लेके आए कि जी इतनी लीडिंग पोजीशन के अंदर है तो बहुत महंगी वैल्यूएशंस लेके आए, नहीं, नॉर्मल वैल्यूएशंस लेके आए। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए ऐसा विशेष मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। ठीक है, समय अनुसार कंपटीशन बढ़ता है, म्यूचुअल फंड कंपनियां बढ़ रही है, तो उस अनुसार ग्राहक भी बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें तो होनी है। ये कोई बड़ा नहीं, ये तो कोई कंपटीशन है, ये कोई नेगेटिव नहीं है इसके लिए चीजें कि भाई इसकी तरफ से कोई नेगेटिव चीज आई, ये चीज क्लियर है। अब दूसरी चीज पॉजिटिव्स और क्या है कि भाई एंकर लिस्ट बहुत अच्छी आई। तो ये एंकर्स जो होते हैं वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्यूआईबी की तरफ से आप देखिए सब्सक्रिप्शन आखिरी दिन कितना शानदार आया है, करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस पर। तो भाई बड़े इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशन ने इंटरेस्ट तो जताया है इसके अंदर। अब थोड़ा और डीप में इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे 24 जुलाई को लास्ट जो फ्राइडे की प्राइस है उसके अनुसार अगर देखें तो अगर इसका मार्केट का अभी निकाले तो लार्ज कैप कंपनी है, 1,19,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, तो बड़ा मार्केट कैप है। ठीक है, इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर निकाले तो 39 के आसपास का निकल कर आता है। इंडस्ट्री का जो पी है 37 के आसपास का है, तो ज्यादा कोई महंगी कंपनी नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा वैल्यूएशंस ऑलरेडी इन्होंने सही दिए, कोई ऐसी महंगी कंपनी नहीं है ये। आरओसी 56%, आरओई 43% है, बढ़िया बात है। मिनिमम मैं तो कहता हूँ 15% तक हो तो बढ़िया है, ये तो मतलब 50-40% बहुत बढ़िया है। फिर अर्निंग पर शेयर जो है 15 रुपए, तो वो भी शानदार है, 15 रुपए कम नहीं होता है। फिर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 88% के आसपास है, ये भी ठीक है, मतलब ये तो बाद में हो सकता है कि वो 75% तक लेके आएंगे, वो धीरे धीरे ले आएंगे। फिर बात करें डेट की, डेट जीरो है, डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो है, तो बहुत बढ़िया बात है, डेट फ्री कंपनी है मतलब। और हमने थोड़ा डिटेल एनालिसिस किया तो विशेष ऐसा कुछ नेगेटिव नजर नहीं आया कि भाई हमने इसमें कमियां ढूंढने की कोशिश की तो ऐसा कोई कमी तो है नहीं। तो अब आपका ये सवाल होगा कि भाई तो क्या है, ये क्यों नहीं चढ़ रहा है शेयर, है ना। अब ओवरऑल कंक्लूजन भी जान लेते हैं कि ओवरऑल शेयर में या कंपनी में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो ये जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं ये मार्केट का हिस्सा, अप्स एंड डाउन्स होंगे। और ये लार्ज कैप कंपनी, मैंने आपको बताया था कि लार्ज कैप है तो एकदम से आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी कुछ टाइम के लिए हमें कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिले, बाद में अचानक से कुछ ग्रोथ आए, ये पॉसिबल है। बट एक अच्छी बात भी तो ये जानिए कि भाई जिनको लेना था, जिनको ज्यादा शेयर लेने थे, जिनको नहीं मिले थे आईपीओ के अंदर, उनके लिए तो अभी मौका बन गया ना भाई। अलॉटमेंट प्राइस के नीचे भी शेयर आ गया, 572 के आसपास आ गया था, आपको पता होगा, अभी आज ही आया है फ्राइडे को 24 जुलाई को। तो खराब क्या है, जिनको मौका नहीं मिला था उनको तो मौका मिल गया ना, इसने एक और मौका दे दिया आपको, क्योंकि 574 में अलॉट होता 572 तक जाके आया। तो ये है चीज। ओवरऑल कोई ऐसा हाई रिस्क पॉइंट नहीं है कंपनी में, जो फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स वगैरह सारी चीजें देखे, वैल्यूएशंस वगैरह सब ओके नजर आ रही है। ठीक है, बाय सेल का मेरी तरफ से कोई रेकमेंडेशन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आप इसको बाय कीजिए सेल कीजिए, ये आपका खुद का डिसीजन है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें, सारे डेटा आपको बता दी कि ये चीजें इसकी चल रही है। अब आपको सोचना है कि आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या सेल करना है, ये आपको खुद को सोचना है। अब देखिए एक चीज माइंड में क्लियर रख के चलिए भैया, अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि भाई आपने शेयर लिया वो चढ़ता चढ़ता ही जाएगा, वो नहीं होता है।
काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने शेयर लिया वो चढ़ता ही जाना चाहिए, बस हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, मतलब वो पर जब नीचे गिरता है तो एकदम से पैनिक में आ जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का टारगेट होता है कि भाई शेयर है, लिया है, पड़ा है, बाद में नीचे गिरेगा तो उसको मैं और एवरेज करूंगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, उसका टारगेट अलग होता है। तो आप सोच लीजिए, आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो जो प्रॉफिट मिल रहा है लेकर निकल जाओ, फ्री हो जाओ, दिमाग ज़्यादा मत लगाओ इसके अंदर। फिर ये आपको खुद को सोचना है कि आप कौन से इन्वेस्टर हैं, ये खुद सोचोगे तब क्या कि जवाब मिलेगा, नहीं तो फिर परेशान होते रहोगे, मतलब थोड़ा बहुत शेयर ऊपर नीचे जाएगा तो फिर परेशान हो जाएगा। आपने सारा एनालिसिस कर लिया, कंपनी अच्छी है, फिर ज़्यादा इतना सोचने की डीप जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। और एसबीआई फंड्स बड़ी कंपनी, कोई छोटी कंपनी नहीं है। छोटी कंपनी होती है ना कि भाई जिसका एकदम से कोई पहचान नहीं है वगैरह नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। ये मतलब वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, एसबीआई बैंक इसका प्रमोटर है, तो क्या है कि इसमें वो क्या है कि ट्रस्ट वाला इश्यू भी नहीं है, ये चीज़ है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हैं सारी मैंने आपकी क्लियर कर दी है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, आपका क्लैरिटी आई है नहीं आई है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, शून्य सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।